Welcome to my channel, Satwat Academy for Special Needs Children. सतवत की अकेडमी स्पेशल बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सतवत है और मैं पिछले कई साल से कैलिफोर्निया अमेरिका में स्पेशल एजुकेशन टीचर के तौर पे पढ़ा रही हूँ। मैं कौन हूँ और क्यों ये वीडियोस बना रही हूँ, इसको जानने के लिए इंट्रोडक्शन टू माय चैनल वीडियो देख लीजिए। उसके अलावा प्लेलिस्ट में से और टॉपिक्स के ऊपर भी आप कुछ अपनी फेवरेट वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज इस टॉपिक में मैं बात करने लगी हूँ, उसको इन शॉर्ट कहते हैं स्टिमिंग। स्टिमिंग किसको कहते हैं? स्टिमिंग कहते हैं सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स को, यानी कि वो बिहेवियर्स जो बच्चा खुद से या आदमी या जो भी कोई भी लड़का लड़की अपने ऊपर करती हो सेल्फ सूदिंग के लिए। सेल्फ सूदिंग क्या होती है कि मैं या तो एंशियस हूं या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा या मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, तो मैं कुछ ऐसी हरकतें करूं जिससे मैं कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता, इवन मैं भी नहीं एक हद तक कंट्रोल कर सकती, और उससे मेरी बॉडी बेहतर फील करे। एग्जाम्पल क्या हो सकती है? मुझे किसी ने कोई तोहफा दिया, मैं एक बच्चा हूं जिसको मे बी ऑटिज्म है, क्योंकि ऑटिज्म में भी स्टिमिंग काफी ऑब्जर्व की जाती है। इसको रिस्ट्रिक्टेड रिपेटिटिव बिहेवियर्स भी कहते हैं, और उसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो है, आप वो भी देख लें, वो खास ऑटिज्म से रिलेटेड है। लेकिन मैं आज इसको ज्यादा ऑटिज्म से नहीं, मैं आज इसको सिर्फ स्टिमिंग के तौर पर बताना चाह रही हूँ। तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे मेरी बर्थडे है, मुझे तोहफे मिल रहे हैं, अब मैं आउट ऑफ कंट्रोल जॉय है, कम्युनिकेशन मेरी है नहीं, लैंग्वेज मेरी है नहीं, तो मैं अपना जॉय उछाल के या हैंड और यूं एक्साइटमेंट से और इस तरह करके आपको बता रही हूँ। तो ये क्या हो गया? ये स्टिम हो गई। जो चीज बार बार हो रही हो, एक्सेस में हो रही हो, और उसका एज सच आम न्यूरोटिपिकल लोगों से इतना ताल्लुक ना हो, यानी जब लोगों को जॉय या खुशी बतानी होती है तो वो लफ्जों में बयान कर देते हैं, स्माइल कर लेते हैं या कुछ भी इस किस्म की चीज हो जाती है। लेकिन जब यही चीज एक एक्शन में बदल जाता है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और बच्चे का भी उस पर एक हद तक कंट्रोल ना रहे, वो बार बार वही चीज कर रहा हो ताकि उसको बेहतर महसूस हो, तो इसको भी स्टिमिंग कहते हैं। अब स्टिमिंग कितनी किस्म की होती है? दो मेजर टाइप्स हैं स्टिमिंग। एक है हार्मफुल, जो कि मैं रिस्ट्रिक्टेड रिपेटिटिव बिहेवियर्स वाले में भी बता चुकी हूँ, और एक है जो कि आप एक डेली लाइफ के एक्शंस में है, लेकिन उससे किसी को तकलीफ नहीं, एटलीस्ट आपको खुद सेल्फ हार्म की तकलीफ बिल्कुल नहीं है। हार्मफुल वाली कौन सी है? जिसमें बच्चा अपने आप को तकलीफ पहुंचाए। जिस तरह के क्या हो सकता है? हेयर पुलिंग, काटना, उसमें हो सकता है अपना सर दीवार में मारना, कोई पेंसिल से भी मैंने बच्चों को अपने आप को करते देखा है। ऐसे बच्चे भी मेरी क्लास में रहे हैं जिनके जी इतना काटा है कि यहाँ से स्किन उतर गई है, नीचे से ब्लबर टाइप सी वाइट सी चीज हो गई है, बढ़ गया है वो ज्यादा उनका। तो ये सारा कुछ जो आ जाता है ये है स्टिम हार्मफुल वाले। सही है। अच्छा, दूसरे क्या हो सकती है स्टिम्स जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाएं? जैसे अगर मैं रिपेटिवली मैं बार बार घूम रही हूँ और टूर कर रही हूँ तो किसी को लग गया, वो हो गया। एक मेरा बिहेवियर हो सकता है मैंने कोई चीज उठा के फेंक दी, हर दफा चीज उठा के फेंक दी, तो ये हार्मफुल है, किसी को लग भी सकती है, कुछ टूट भी सकता है। ठीक है। फिर एक स्टिम ये हो गई कि मैं किसी को मार रही हूँ, मेरा जब जरा सा भी वो हुआ, मैं ओवरवेलम हुई तो मैंने मार दिया या कुछ काट लिया या इस तरह कर दिया, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ स्टिम हो सकती है। तो ये वो वाली स्टिम्स हैं जिससे अपने आप को तकलीफ पहुंचे या दूसरों को तकलीफ पहुंचे, ये हार्मफुल है। उसके अलावा जिस तरह है कि टैपिंग, ये वो इस किस्म की चीजें, या विजुअल स्टिम्स भी होती हैं, उसके बारे में भी मैं बात करूंगी। वो सारी वो इस किस्म की हैं जिससे इतना फर्क नहीं पड़ता, दूसरे लोगों को तकलीफ एटलीस्ट नहीं होती, लेकिन वो स्टिल स्टिमिंग है। स्टिमिंग का मतलब है जो मैं बता चुकी हूं कि उससे बच्चे को रिलैक्सेशन फील होती है। किस चीज से? एंजाइटी से। कोई नई इन्वायरमेंट है, उसे नहीं समझ आ रहा, उसके पास कम्युनिकेशन का और कोई तरीका नहीं है, बच्चा बोल नहीं सकता, बच्चा जो है जनाब आपको बताने के उसके पास तरीके नहीं है, तो वो फिर आपको इस तरह से स्टिम करके वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए मैंने पहले बता दिया, बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा गम, ये भी वो स्टिमिंग से बता सकता है। अगर मेरे से अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा तो ये इस तरह से है। उसके अलावा नई सिचुएशंस, नई इन्वायरमेंट्स, स्कूल जाना, कोई ऐसी डिमांड आपके ऊपर प्लेस कर दी हो लोगों ने जो आपसे नहीं हो रही हो। जैसे मुझे कोई लिखने को कहा और मुझे बच्चे को लिखना नहीं आता, तो ही कुड और शी कुड एंगेज इन स्टिमिंग। अब आते हैं कि स्टिमिंग की कितनी किस्म होती है। हम यूजुअली बात करते हैं लोग कि जी जंप मारा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, इस किस्म की स्टिमिंग, लेकिन इसके अलावा बहुत किस्म की स्टिमिंग होती है। ये सेंसेस से भी रिलेटेड होती है, सेंसरी भी होती है इन नीड। फॉर एग्जाम्पल विजुअल स्टिम्स। विजुअल स्टिम्स किस तरह की हो सकती है कि मैं बार बार एक तरफ को देखूं या किसी एक ही चीज को
टुकटुकी बात के जैसे कहते हैं कि देखते रहना, वो भी एक विजुअल स्टिम है। लाइट को ऑन ऑफ करना विजुअल स्टिम है। उसके अलावा मैंने कुछ बच्चों को इस तरह करके भी रिएक्ट करते देखा है लाइट के साथ, ये भी एक विजुअल स्टिम है। अच्छा, हियरिंग की स्टिम भी हो सकती है कि कोई आवाज़ों से बच्चों को इफेक्ट हो रहा हो। इसके अलावा वेस्टिबुलर स्टिम, वेस्टिबुलर कौन सी होती है, जिसमें ये आप जंपिंग देखते हैं, ट्विरलिंग देते हैं, इस किस्म की एक्टिविटीज देखते हैं, बॉडी की बिग बॉडी मूवमेंट्स, राइट, ये वेस्टिबुलर स्टिमिंग कहलाती है। फिंगर मूवमेंट्स वगैरह जो है छोटी छोटी, ये tactile, जो स्टिमिंग होती है। अगर कोई टैप ही करने की आदत है या कोई खास चीज करने की आदत है तो आप कभी देखें इनके बहुत एक रिदम होता है उसमें, और ओवर एंड ओवर सेम थिंग रिपीट कर रहे होते हैं। और विजुअल में ये भी आ जाता है कि वो जो बच्चे लाइन से चीजें लगा देते हैं तो वो एक आंखों से आपको लाइन देखने की आदत होती है, और अगेन ये आपकी दूसरी नीड्स को भी फुलफिल कर रही होती है। अच्छा, कुछ ऑडिटरी में ये भी आ जाता है, जैसे मैं बता रही थी पहले कि ऑडिटरी में क्या आता है कि जो कुछ लोग माउथ से और मोटर ये निकाल रहे होते हैं, कुछ साउंड्स बार बार ये भी होते हैं। मेरे क्लास में एक बच्चा था जो कि हर वक्त यही करता था, यानी पूरा दिन सिर्फ क्लास में एक शोर मचा होता था। बल्कि पहले शुरू में मैंने सोचा कि ये मैं कैसे पढ़ाऊंगी, मैं तो खुद पागल हो जाऊंगी अगर रोज 6 घंटे ये लाउड नॉइज में इस तरह करता रहेगा। पर विद इन 2 months आई थिंक उसकी सारी स्टिमिंग कम हो गई थी। अगर वो दिन में 90% ये करता था मेरे पास, तो फिर दिन में उसकी शायद 10% रह गई थी, और फिर वो भी खत्म हो गई थी। 6, 7, 8 महीने तक वो भी खत्म हो गई थी। और वो किस तरह होती है, इनिशियली वो क्लास में आया, मे बी न्यू एनवायरनमेंट थी ये वो, फिर उसके बाद मैंने टेक्निक्स यूज की, उसके साथ कम्युनिकेशन बढ़ाई, उसके साथ उसको मीन्स प्रोवाइड किए कि वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जो अपनी पसंद नापसंद इस किस्म की चीजें हैं। क्या साथ साथ मैं उसको ये भी रिमाइंड करती थी कि तो हाँ, वो भी एक मैंने साइन बनाया हुआ था। इस सारी चीजों के कॉम्बिनेशंस करके आहिस्ता आहिस्ता उस बच्चे के लिए ये कर दिया। अच्छा, इसमें ये भी आ जाती है, आपने देखा होगा कुछ बच्चे अपने कानों को हाथ लगाते ये करते, ये सारी इसी किस्म की ये जो आपकी सेंसरी स्टिमिंग है ये उसमें आता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि हार्मफुल स्टेम्स जो होते हैं उन्हें आपको इनिशियली 2-3 स्टेप्स करने ही करने हैं। एक ये कि बच्चे को प्रोटेक्ट करना ही करना है, उसमें आपने कुछ सिखाने की पहले कोशिश नहीं करती। एक बच्चा एंगेज हो गया सेल्फ हार्म में तो आपने उसको फौरन सबसे पहले उसको सेफ रखना है। दैट्स द बिगेस्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यू नीड टू डू। तो जैसे अगर सर दीवार में मार रहा है तो हेलमेट्स पहना दिए, एक बंदा उसके साथ कॉन्स्टेंट होगा। फिर उसके बाद हम उन्हें रीडायरेक्ट करना शुरू करते हैं विद टाइम। जब उनका नीचे आता है कि अगर सर मारना है तो मे बी हम उनको कोई ऐसा कॉर्नर होगा जिसमें तकिए हैं, कुशंस हैं, या दीवार के साथ पैडेड है कि अगर होना ही है तो बहुत सिवियरली तो मे बी वी टीच देम कि इधर पे जाके आपने ये करना है। एक चीज ये भी ख्याल रखनी है कि अगर बच्चा अपने आप को 1-2 दफा 4 दफा मार लिया तो ये बहुत जरूरी है मेरा कहना कि आप प्लीज मेक श्योर कि डॉक्टर, अगर आपको कहीं भी शक होता है कि चोट लगी है तो इट कुड बी कि इंजरी ऑलरेडी हैज अकर्ड, सो मेक श्योर यू टेक द चाइल्ड टू अ डॉक्टर एंड गेट देम सीन, क्योंकि कोई भी किस्म की इंजरी पहले से हो चुकी हो सकती है। तो पहले उसमें आपने प्रोटेक्ट एंड देन रीडायरेक्ट। तो अगर जिस लेवल की वो कर रहे हैं तो आपने ये देखना है कि और क्या चीज है जो वो उससे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा अपने आप को स्टैब कर रहा है पेंसिल से, सो व्हाट कुड बी अनदर थिंग दे कैन डू। अगर स्टैब नहीं करना पेंसिल से और गुस्से में हर वक्त करते हैं या ये उनकी स्टिम है तो और क्या काम कर सकते हैं ऐसा। मे बी इट कुड बी समथिंग कि वो किसी प्लेडो टाइप चीज के ऊपर कर सके सेम एक्शन बट विद समथिंग मोर एक्सेप्टेबल। तो ये हर बच्चे का डिफरेंट एनवायरनमेंट और उसके हिसाब से देखा जाएगा। दूसरी स्टिम्स की तरफ जाते हैं। क्या जरूरी, जाहिर है जो हार्मफुल स्टिम्स है उन्हें तो हमने रोकना ही रोकना है, हमने बिल्कुल कोशिश करनी है कि बच्चे को वो स्टिम्स की ना आदत पड़े। एक और पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि क्या जरूरी है कि हम स्टिम्स को रोकें, क्योंकि ये तो बच्चा फंक्शनली यूज कर रहा है। एक और खातून थी जिनका मैं सुन रही थी जो कह रही थी कि जी ये तो फंक्शनल कम्युनिकेशन है, यानी वो इसको यूज कर रहा है कुछ बताने के लिए और फंक्शनल है और उसको वो रेगुलेट कर रहा है अपने इमोशंस को, ये वो तो क्यों हम इसको करें, क्यों ना हम इसको यूज करें एज अ स्ट्रेंथ। बिल्कुल ये एक स्ट्रेंथ हो सकती है कि हमें पता चल रहा है उसके इमोशंस, हमें ये पता चल रहा है कि एनवायरनमेंट उसके लिए बहुत ज्यादा है। सो वन ऑफ द थिंग्स वी कैन डू इज कि बेस्ड ऑन कि वो किस चीज पे रिएक्ट कर रहा है, एनवायरनमेंट की किस चीज पे, तो हम उस एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश करें। मे बी रेड बॉल्स देख के बच्चे को रेड कलर से या किसी चीज से ऐसी स्टिम होती है, सो मे बी वी कैन इनिशियली अवॉइड दैट इन द एनवायरनमेंट, ठीक है ना। लेकिन अगर स्टिमिंग को आप कंप्लीटली रोकना नहीं चाहते तो क्या उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना चाहिए।
या उसको कंट्रोल करना चाहिए या उसको मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए, तो पर्सनली आई वुड से कि यस, करने की जरूरत है। स्टिमिंग का नुकसान ये होता है कि बच्चा स्कूल में जाता है और अगर वो सिवियर स्टिमिंग कर रहा हो तो और बच्चे उसके पास नहीं आएंगे, तो सोशल इंटरेक्शंस कम हो जाती हैं। जब बच्चा स्टिमिंग कर रहा होता है तो वो लर्न नहीं कर रहा होता। एवरी टाइम ऐसे कि कुछ पढ़ो यही और वो स्टिमिंग में चला गया है, तो फिर ये उसके लिए नुकसानदेह है। इसलिए चलो ये ना कहें कि जी हम इसको चेंज करेंगे या कुछ, लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि जी हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या हम इसको मैनेज कर सकते हैं? तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जरूर मैनेज करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल कंप्लीटली रोकने की जरूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है बच्चा कोई और हरकत ऐसी शुरू कर दे कि आप गुस्से में कह रहे कि ये मत करो, तो वो कोई और ऐसी हरकत शुरू कर दे जो और ज्यादा हार्मफुल हो जाए। सो हमने उसको ऐसे मीन्स प्रोवाइड करने हैं कि हम कामली उसके लगे कि एनवायरनमेंट से भी हम आगाह हैं कि हम उसकी एनवायरनमेंट में ऐसी चीजें उससे चेंज करें, प्लस हम खुद भी उसको टीच करें कि अगर ये नहीं करना तो फिर क्या करना है, ताकि वो उसकी सेम नीड्स को मीट कर सके। अगर बच्चा स्टिम करता है क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा और वो बता नहीं पा रहा, आज उसका बर्गर खाने का दिल चाह रहा है, आज उसका पिज्जा खाने का दिल चाह रहा है, एवरी टाइम ही फील्स हंग्री एंड ही इज अनएबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ या हरसेल्फ, तो वो सिवियर स्टिमिंग कर रही है या कोई चीज फेंक रही है कुछ, तो ये हमने प्रोवाइड करना है कि फिर वो किस तरह हमें बताएंगे कि मुझे ये चीज खानी है नहीं, ताकि वो अपना ये बिहेवियर चेंज कर सके। तो क्या हमें इसको मॉडिफाई करने की जरूरत है, मैनेज करने की जरूरत है? आई वुड सजेस्ट यस, क्योंकि जहां पे स्टिमिंग आपकी लाइफ की रेगुलर एक्टिविटीज के ऊपर अफेक्ट करने लगे, वहां आपको उसको चेंज करने की या मैनेज करने की डेफिनेटली जरूरत है। और उसमें पर्सनली मुझे कोई चीज हार्मफुल यूं नहीं लगती कि अगर हम उनको मोर जितना न्यूरोटिपिकल, मैं ये नहीं कह रही कि हम अपने बच्चों को पसंद नहीं करते या उनको हम बिल्कुल एक आम बच्चे जैसा बनाना चाहते, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि वो भी लाइफ की वही चीजों को एंजॉय कर सके? अगर सिनेमा या थिएटर जहां पे भी जाके कोई मूवी देखनी है उसे एंजॉय कर सके जिस तरह और लोग, तो अगर उसके रास्ते में कोई और रुकावटें हैं तो हम उनको कम करने की पर्सनली मैं फील करती हूँ कि जरूर कोशिश करेंगे। तो ये क्या स्टेप्स थे, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। हार्मफुल स्टिमिंग में रोकना है, बाद में रीडायरेक्ट करना है या उनको चीजें सिखानी है। जो लेस हार्मफुल स्टिमिंग है उसमें आपने एनवायरनमेंट पे भी नोट करना है कि एनवायरनमेंट में क्या चीज है जो कि उनको तंग कर रही है, उनके साथ इंगेजिंग एक्टिविटीज ज्यादा करनी है। यानी एक तो उनको ये मीन्स प्रोवाइड करना है कि अगर मैंने ये नहीं करना तो वो कौन सा बिहेवियर है जो मैं कर सकता हूँ, उसको रिप्लेसमेंट बिहेवियर भी कहते हैं। वो क्या चीज़ है जो मैं करूंगा जो बच्चा करेगा तो और हमें बता सकेगा। नंबर 3, उसके साथ हम अपनी इंगेजमेंट बढ़ाएंगे, अपना उसको प्रेडिक्टेबल उसका रूटीन रखेंगे, स्केड्यूल्स रखेंगे, पैक्स रखेंगे, ये चीजें रखेंगे उसके एनवायरनमेंट में, ताकि बच्चे को भी पता हो कि अब ये होने वाला, अब ये होने वाला, अब मैं यहाँ जाने वाला हूँ, ताकि उसके लिए कोई सरप्राइजेस ना हो जिससे वो ओवरवेल्म हो सके। ओवरवेल्म होने से भी बच्चे स्टिमिंग करते हैं, यानी मैं एंजाइटी होगी, मुझे नहीं समझ आया, मेरे लिए टू मच है, तो मैंने स्टिमिंग कर दी। ठीक है, जैसे मैं कुछ छोटे बच्चों के साथ जब बाजार जाती थी तो ये था, मतलब चिल्ड्रन को लेके हम लोग ट्रेन करते थे, तो जनाब जिस जमाने में तो वहां पे गए, इतनी ज्यादा चॉइसेस हैं कि बच्चा ओवरवेल्म हो गया, रोता हुआ बाहर निकल रहा है, ये वो इस तरह का हो गया। कुछ बच्चे अंडरवेल्म रहते हैं। अंडरवेल्म का क्या मतलब होता है, यानी उन्हें इनफ इनपुट नहीं मिल रही होती, उनकी बॉडी क्रेव कर रही होती है कि हमें कोई चीज, लेकिन उनकी बॉडी को नहीं मिल रहा होता, इसलिए भी वो अपने आप को कभी कभी फील करने के लिए, जैसे क्या कहना चाहिए, सिंपल लफ्ज में कहना चाहिए, फील करने के लिए भी वो स्टिमिंग कर होते हैं, ताकि उनको वो इनफ स्टिमुलेशन मिले जो उनकी बॉडी की नीड है। लिहाजा ये सारी चीज प्रोवाइड करने के लिए पेरेंट्स, थेरेपिस्ट वगैरह क्या करें, डायरेक्टली उनके साथ काम करें। ये टाइम गुजारना नहीं है बच्चे के साथ कि वो भी रूम में, आप भी रूम में, आप टीवी देख रहे हैं, आप अखबार पढ़ रहे हैं, वो साथ आपके पढ़ाई, आपने बच्चे को बुक दे दी और कहा, मेरी कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ऐसे यहाँ पे भी कह देते थे मुझे कि जी हम तो कराते हैं, हम तो बुक दे देते हैं, वो बुक पलटता और वो फिर देख लेता और फिर फेंक देता है। तो नहीं, फिर वो एक मजे की बात ये भी कह दी थी कि जी देखिए, ये देखिए, वो बच्चा जो है ना उनके पास रिमोट ले आया जब मैं बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि जी देखा, ये तो टीवी देखना पसंद करता है, ये तो सिर्फ टीवी देखता है सारा दिन बच्चा सिर्फ टीवी देखता था और सिर्फ फोन पे रहता था। तो उसने कहा देखा ये, और 5 साल के बच्चे की बात हो रही है कि जी ये टीवी देखता है और ये करता है, मैं क्या करूं। तो मैंने उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि ये नहीं टीवी देखता, बल्कि आप इसे टीवी देखने देते हैं। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ये नहीं होता कि हम रूम में बैठे हुए हों और हम उनके साथ हम टाइम गुजारें, नहीं,
एक्टिवली हम उनके साथ चीज़ें कर रहे हो, गेम्स कर रहे हो, चीज़ें सिखा रहे हो अभी। और ये स्टेमिंग की बात नहीं हो रही, लेकिन ये इंगेजमेंट बढ़ाती है। ये स्टेमिंग नहीं कम करती, लेकिन ये पेरेंट्स के साथ इंगेजमेंट बढ़ाती है, और हम उनको डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेट करने के लिए देते हैं, और प्रिडिक्टेबल कर देते हैं एनवायरनमेंट, और कंसिस्टेंसी के साथ हम उनके साथ काम कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों से डेफिनेटली मैंने अपनी क्लासरूम में देखा है कि बिहेवियर स्टेमिंग के कम होने शुरू हो जाते हैं। एक और बच्ची थी, उनकी एक दो हफ्ते जब अम्मी से बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि वो बच्ची जब पढ़ने को उसको कहते थे तो उसके ये था कि जी हर चीज़ फेंकना या वो करना, और चीखना मारना, बॉडी को उकड़ा लेना, और ये सारा बस हर दफ़ा एवरी सिंगल टाइम ये वो करना। फिर जब मैंने एक आध दफ़ा उनकी अम्मी से बात की और उसके बाद हमने ट्राई किया, जब उन्होंने दूसरी वीडियोज़ भेजी जो उन्होंने चीज़ों को फॉलो किया था, तो गैस व्हाट, वो मदर वॉज इन कंट्रोल, चीज़ पे काम हो रहा था, और बच्ची ने कोई अपनी बॉडी नहीं कराई, कोई कुछ नहीं किया, बिकॉज शी वॉज एबल टू बेटर अंडरस्टैंड कि उसके साथ क्या है। उसमें ब्रेक्स इन्वॉल्व थी, उसमें स्टिमुलेशन इन्वॉल्व थी। अगर बच्चा क्रेव कर रहा है तो वो स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज, वो एक्सरसाइजेज, वो फन गेम्स, चढ़ना पड़ना, भागना दौड़ना। एक बच्चा जैसे जंपिंग का शौक है, तो जो मैं पहले कह चुकी हूँ कि ट्रैम्पोलिन या कोई इस किस्म की जंपिंग एक्टिविटीज रेगुलर इंटरवल्स के साथ उसकी बॉडी में, या स्विंग्स हो गए, ये सारे उसको दे रहे हो। हाँ, ये नहीं हो सकता कि कर विजुअल स्टिमिंग रहा हो कि मैं आंखों से, मैं लाइट्स के साथ मेरा इशू हो, लेकिन आप मुझे हर दफा स्विंग पे बिठा दें, तो वो सेम नीड नहीं मीट हो रही मेरी। और आखिरी बात, स्केड्यूलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे को आपने अपनी बात समझानी है, रोज़ उसका प्रेडिक्टेबल रूटीन हो, उसमें भी स्टिमिंग थोड़ी बेहतर हो जाती है जब वो एंजाइटी की वजह से हो रही हो। जाहिर है ऐसा ना हो कि बच्चे को देखें स्टिम बच्चा कर रहा है, उसके सर में शदीद दर्द और बार बार अपने यूं कर रहा है, ये भी एक स्टिम जैसा ही लगेगा, ठीक है ना, एक रिपेटिटिव बिहेवियर जैसा लगेगा, एक स्टिमुलेटरी बिहेवियर लगेगा, लेकिन हो उसको तकलीफ रही हो। तो यू हैव टू मेक श्योर कि पहले आपने फिजिकल कॉजेज सारे चेक कर लिए कि ये किसी फिजिकल उसकी वजह से तो नहीं हो रहा बच्चे को, और अगर उसकी वजह से नहीं हो रहा, किसी फिजिकल पेन तकलीफ या उसकी वजह से नहीं हो रहा, फिर हम इन चीज़ों को दूसरी तरीके से लें। क्या हर बच्चा एक ही स्पीड से लर्न करेगा इसको छोड़ना? एब्सोल्युटली नॉट। क्या ऐसे बच्चे मैंने सिवियर देखे हैं हाई स्कूल वगैरह में भी जो सारी जिंदगी चीज़ें सीखते जा रहे हैं और वो फिर भी स्टेम कर रहे हैं? यस, ऐसा बिल्कुल रहता है। मैंने देखा हुआ है कि हाई स्कूल क्या उससे ऊपर भी जब मैंने जाके देखा बच्चों को कि वो कहाँ एंड अप करते हैं, एक ये 18-19 साल के, तो वहाँ पे भी उनकी सिवियर स्टेमिंग थी। जैसे फॉर एग्जांपल टूरेट्स सिंड्रोम में काफ़ी ज़्यादा वर्बल स्टेम्स भी होती हैं। वो एक बच्ची थी जो कि गालियाँ देती थी, तो वो उसका तब भी बचपन से वो पढ़ रही थी स्कूल में, लेकिन वो उसके टूरेट्स की वजह से, टूरेट्स में होता ही ये है, वर्बल स्टेमिंग होती है, तो वो क्या करती थी कि वो बस कर देती थी। हाँ, क्या उसकी मे बी बिहेवियर्स मच बेटर हो गए थे? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। वो स्कूल में जा भी रही थी, कर भी रही थी, सारे काम कर रही थी, बट उसके कभी कभी ये हो जाता था उससे। तो क्या हर चीज हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं? वो नहीं, लेकिन वो एक फर्क था, वो टूरेट्स था। अक्सर वर्बल सिम्स क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल, मैंने अपनी क्लासेस में होते देखिए, बड़े यंग ऑन इवन 2 से 4 महीने में भी होते देखिए। डिपेंड करता है बच्चे की सिवियरिटी पे, उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी पे, उसके ऑटिज्म की सिवियरिटी पे, अगर ऑटिज्म से रिलेटेड हो। याद रखिए कि ये स्टेमिंग जो होती है, ये रिस्ट्रिक्टेड रिपेटिटिव बिहेवियर्स जो होते हैं, ये काइंड ऑफ स्टीरियोटाइपिकल अक्सर हो जाते हैं इन ऑटिज्म। यानी जब बच्चे यंग होते हैं तो उस उम्र में जब ये पेरेंट्स हैंड फ्लैपिंग देखते हैं, ये बहुत वियर्ड बिहेवियर्स देखते हैं, तब यूजुअली उनको होता है कि ये क्या हो रहा है। एक तो कम्युनिकेशन कम होती है और दूसरी ये चीज़ों को देख के पेरेंट्स को थोड़ा सा वो होता है कि ये थोड़ा सा इसका बिहेवियर आम बच्चों के साथ फ़र्क है। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो कि उनको लेट्स से रेड फ्लैग्स होते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो होपफुली आज आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि किस तरह हम इन चीज़ों से डील करते हैं। जाहिर है हर बच्चा डिफरेंट है, हर घर का माहौल फ़र्क है, तो कभी कभी पेरेंट्स जब डायरेक्ट बात करते हैं मेरे से, तो जब मैं उनको बता रही होती हूँ तो ऐसे नहीं बताऊंगी, फिर उनको मैं एक फ़र्क बता रही होती हूँ, आप क्या किया, इतने बजे क्या हुआ, फिर ये क्या हुआ, फिर उन्होंने बताया मैंने ये किया, फिर वीडियोज़ देखती हूँ मैं, फिर उस हिसाब से बताती हूँ। बट अगर हम एक जनरल बात कर रहे हो तो स्टिमिंग के ऊपर ये एक जनरल वीडियो टू अंडरस्टैंड कि क्यों होती है, हार्मफुल में क्या होता है, फिर इसको रोकने के क्या तरीके हैं, या इसको हैंडल भी करना चाहिए या इसको नहीं हैंडल करना चाहिए, ये क्यों होता है, एंजाइटी की वजह से होता है, ओवरवेल्म फीलिंग्स की वजह से होता है, राइट, उनके इमोशंस जो है उसकी वजह से होता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से होता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, और ये अंडर स्टिमुलेशन, ओवर स्टिमुलेशन, सेंसरी नीड्स, इन सब की वजह से ये रिपेटिटिव बिहेवियर्स जिसे
हम स्टिमिंग कहते हैं, सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स होते हैं। एक आखिरी क्विकली चीज़ बता दूं जो कि थोड़ी सी इनअप्रोप्रिएट, बट ये कि जो बच्चे अपने आप को टच करते हैं, वो पेरेंट्स की भी मुझे कॉल आती है, तो उसमें भी वो भी एक तरह की स्टिम हो सकती है। और उसमें फिर मैं वही कहूँगी, द पॉइंट इज बच्चा किस टाइम पे कर रहा है, क्यों कर रहा है, और कितना ईजी है उसके लिए कुछ करना, और फिर कि अगर वो ये नहीं करेगा तो उसके हाथ फिर कहाँ होंगे, वो अपने हाथों से क्या कर रहा होगा उस टाइम पे, हम कैसे रीडायरेक्ट करेंगे उसे, राइट। और कपड़ों का किस तरह का, क्या अगर शॉर्ट्स पहने हुए हैं तो इज इट ईजियर, अगर पैंट्स पहने हुए हैं तो इस किस्म की चीज़ों को भी देखते हैं। तो ये सारा कुछ स्टिमिंग में आ जाता है। इसके और बहुत सारी फॉर्म्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है। तो चलिए, अस्सलाम वालेकुम।